नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज़ एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों आज लास्ट यूनिट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 भी है और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे एक ही यूनिट में हमने पूरा करने का प्रयास किया है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए और अंत तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। पहले ऑप्शन में है दोस्तों एक भाषा, दूसरे में द्विभाषा, तीसरे में तीन भाषा और चौथे में बहुभाषा। तो इसका राइट आंसर होगा बहुभाषा। ठीक है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है NCF 2005 उसके दस्तावेज में मल्टीलिंगुअल है दोस्तों, ये बहुभाषा पर जोर दिया है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर सही होगा। प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, NCF 2005 में अपनी समझ ... से प्राप्त की है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद, दूसरा है रचनावाद, तीसरा है संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा है मानवतावाद। तो इसका राइट आंसर है रचनावाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 3 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 2006, 2007, 2005, 2004। तो 2005 ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा सही होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दीपक नैयर, दूसरे में है नंदन नीलेकणी और तीसरे में है सैम पित्रोदा, चौथे में है जोयति घोष। तो इसका सैम पित्रोदा ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5 है, देखिए निम्नलिखित में किसके लिए ताराचंद समिति ने सिफारिश की? ताराचंद समिति ने किसके लिए सिफारिश करी? छात्र अशांति के लिए, या धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए, या व्यावसायिक शिक्षा के लिए, या माध्यमिक शिक्षा के लिए? तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के लिए जो है ताराचंद समिति ने सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1952 में स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन यहाँ पर है केसी पंत। ठीक है, और दूसरे में क्या है दोस्तों भीमराव अंबेडकर, और तीसरे में है यहाँ पर डॉक्टर LS मुदालियर, और चौथे में है डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो 1952 इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर अब आएगा 7वां, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था? मतलब जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो प्रतिवेदन थे उनमें कौन कौन से ऑप्शन सही है, मतलब उनके जो लेवल हैं, ज्ञान का सिद्धांत, ज्ञान की सुलभता, सृजन और उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन में ये सभी लेवल थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा मौलिक अधिकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 21A ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, व्यक्ति की सुव्यवस्थित जीवन शैली निर्भर करती है या निर्भर होती है? पहला है संपन्नता एवं पर्याप्तता पर, दूसरा है बहुत अधिक धन पाने पर, तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों मूल्य एवं अभिवृत्तियों पर, और चौथे में है कुछ पाने के लिए कुछ करने पर। तो जो सुव्यवस्थित जीवन शैली है वो डिपेंड करती है मूल्य एवं अभिवृत्तियों पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा सही होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, मुदालियर आयोग का अभिप्राय किससे है? पहला है कोलकाता विश्व आयोग, दूसरे में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरे में है माध्यमिक शिक्षा आयोग, चौथे में है व्यावसायिक शिक्षा आयोग। राइट आंसर है माध्यमिक शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इस आयोग को शैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। पहला है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, दूसरे में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तीसरे ऑप्शन में है हर्टोंग आयोग, चौथे में है एबर्ट वुड रिपोर्ट। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग, इसको शेडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, किसके अनुसार कक्षा 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य रखा जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस आयोग के अनुसार क्लास 1 से लेकर 10th तक जो है मैथ्स को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा जाना चाहिए? यह किस आयोग
ने इसके बारे में बात कही। पहला ऑप्शन है कोठारी आयोग, दूसरे में है बुधालियर आयोग, तीसरे में है यशपाल समिति, चौथे में है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। तो इसका राइट आंसर है कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग ने कक्षा 1 से 10वीं तक गणित को अनिवार्य विषय के रूप में लगाने की संस्तुति दी थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस आयोग के द्वारा शिक्षा की एक सामान्य संरचना 10+2+3 की सिफारिश की गई थी? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिक्षा आयोग 1964-66, या कोठारी आयोग 1964-66, या माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948। तो 10+2+3 जो फॉर्मूला दिया था, संरचना सूत्र दिया, वो कोठारी आयोग ने दिया। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, निम्न में किसने हेल्थ डाटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव दिया था? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने, दूसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों आयुष्मान भारत योजना ने, चौथे ऑप्शन में है प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना। तो इसमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हेल्थ डाटा बैंक व इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का सुझाव जो है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कौन सी समिति विशेष रूप से भारत में शिक्षक शिक्षा को संबोधित करती है? ठीक है, टीचर एजुकेशन को कौन सी समिति जो है संबोधित करती है? पहला है यशपाल समिति, दूसरा है न्यायमूर्ति वर्मा समिति, और तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों कोठारी आयोग, चौथे में हंटर आयोग। तो टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के लिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति टीचर एजुकेशन को संबोधित करती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। 2001 में शुरू हुआ, या SSA का पूर्ण नाम क्या है? 2000 और 2001 में शुरू किया गया जो एक अभियान है SSA, इसका हमें पूरा नाम बताना है। ये क्या है, सर्व शिक्षा अभियान, या सर्वशक्ति अभियान, सर्वश्रेष्ठ अभियान, या सर्वसुखी अभियान? तो इसका जो राइट आंसर है सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2002, 1995 में, 1989 में, या 1985 में? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1989। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति के तहत लॉन्च किया गया था? बहुत इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। 2017 में हुई, या 2020 में, 2014 में, या 2018 में? तो समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत 2018 में हुई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर 2 कॉलम स्तंभ दिए हुए हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। हमें मिलान करना है दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग, दूसरे में पहली सूची में हम जो लिखे हैं उनको पढ़ लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तीसरे में है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और डी में है शिक्षा आयोग। सूची 2 में है सैम पित्रोदा, मतलब ये जो इनके वो थे, जिन अध्यक्ष थे, तो हमें इनमें मिलाना है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इसमें क्या आएगा, मुदालियर। ठीक है दोस्तों, पहले का चौथा हो जाएगा। और दूसरा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो ये आ जाएगा सैम पित्रोदा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो इसमें लिखेंगे डॉक्टर राधा कृष्णन। और जो डी वाला है शिक्षा आयोग, तो जो खाली शिक्षा आयोग डॉक्टर DS कोठारी पे। ये बाद में जो है शिक्षा आयोग फिर कोठारी आयोग में जो है परिवर्तित हो गया था। तो इस हिसाब से कहाँ पर आएगा, ए वाला जो आ रहा है 4th में आ रहा है, बी वाला 1 में आ रहा है, और सी वाला 2 में आ रहा है। तो विकल्प ए सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर बन जा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें 21 क्वेश्चन में भी मैच करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहला है शिक्षा का अधिकार, दूसरे में अल्पसंख्यकों की शिक्षा, तीसरा है EI स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। EI का मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो शैक्षिक संस्थान हैं उनको स्थापित करने का अधिकार। ठीक है, चौथे में है माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में अनुदेशन। तो हमें सूची जो
सेकेंड है उसमें दिए हैं अनुच्छेद, तो अब हमें मिलाना है। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है, ये है आपका 21A में, हमने पहले एक क्वेश्चन भी पढ़ा था। और अल्पसंख्यकों की शिक्षा, ये इसके लिए अनुच्छेद बताया गया है 29, ठीक है। और ईआई स्थापित करने का अल्पसंख्यकों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 30 में है, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो अनुदेशन दिया जाना चाहिए, यह बात कही गई है अनुच्छेद 350A में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर है, इसमें भी मैच करना है दोस्तों। अब हमें यहाँ पर सूची फर्स्ट में दर्शन शास्त्री का नाम दिया गया है, और जो सूची सेकंड है उसमें उनकी द्वारा जो रचना की गई है वो रचनाएं लिखी हैं, तो हमें मिलान करना है कि किस दर्शन शास्त्री की रचना कौन सी है। ठीक है दोस्तों, पहला क्या लिखा है, जॉन डीवी, जॉन डीवी की रचना इसमें देखो हमें बताना है कौन सी है। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, हेनरी एडम्स, तीसरे में प्लेटो, ठीक है, चौथे में रूसो, चौथे में क्या है रूसो। और सूची बी में लिखा है एमिल, फिर क्या है दी एजुकेशन, एजुकेशनल फिलोसॉफी, और द रिपब्लिक। तो हमें मिलान करना है दोस्तों, जॉन डीवी की जो रचना है वो है एजुकेशनल फिलोसॉफी। दूसरे बी हेनरी एडम्स, हेनरी एडम्स की जो रचना है दोस्तों दी एजुकेशन, ठीक है। प्लेटो, प्लेटो की जो रचना है सी वाले में द रिपब्लिक लिखेंगे, और रूसो की रचना है एमिल। तो अब यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये रचनाएं भी पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। इसमें भी दोस्तों मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्री हैं और उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, तो वो सूची दो में यहाँ पर उनको लिखा गया है। पहला है श्री अरविंद, ठीक है दोस्तों, श्री अरविंद का क्या आ जाएगा, ये पांडिचेरी आश्रम, ठीक है। विवेकानंद, तो विवेकानंद का क्या आ जाएगा, वेल्लूर मठ। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती, और दयानंद सरस्वती में क्या आ जाएगा, आर्य समाज। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, इसमें भी हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट और सेकंड, ये पेडागोजी का जो है क्वेश्चन है दोस्तों, जो बाल विकास से लिया गया है। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त है यहाँ पर, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, रूपबद्ध संक्रियात्मक अवस्था, और संवेदी प्रेरक अवस्था। अब हमें मिलाना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, ये मतलब किस एज में होता है, पूर्व किशोरावस्था। कौन सा होगा, तीसरा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, इसको कहते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। समरूप संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसको मानते हैं किशोरावस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, तो ये शैशवावस्था है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मैच कर रहा है दोस्तों। ए का सी है, बी का दूसरा है, सी को मिलाया है चौथे में, और डी को पहले में मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है 26वां क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नामों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर विश्वविद्यालय दिए हैं, पहला दिया है दोस्तों नालंदा, दूसरा दिया है वल्लभी, तीसरा है विक्रमशिला, चौथा है मिथिला, और पांचवा है तक्षशिला। अब हमें बताना है कि कौन से विश्वविद्यालयों का उल्लेख जो है नई शिक्षा नीति 2020 में है। तो दोस्तों इसमें एक डी ये नहीं है, मिथिला नहीं है, इसके अलावा नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला और तक्षशिला। तो इसका मतलब ए बी सी ई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 27, नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान होंगे। पहला है शोध विश्वविद्यालय, ये भी सही है। शिक्षण विश्वविद्यालय, ये भी सही है। स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले कॉलेज, ये भी सही है। विश्वविद्यालय के समरूप संस्थान या संस्थाएं, ये सही नहीं है। इस हिसाब से कौन सा आ जाएगा, ए बी और सी, केवल ए बी सी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ये क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप, यह आ जाएगा किस, ठीक है, यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हो रहा है। किसकी सिफारिश के परिणाम स्वरूप डाइट की संकल्पना की गई, ठीक है, डाइट की संकल्पना की गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इन्होंने डाइट की संकल्पना की थी या सिफारिश की थी डाइट के लिए प्रत्येक ज़िले में टीचर एजुकेशन के लिए जो है या टीचरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक ज़िले में डाइट हो, इसकी सिफारिश की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अब बढ़ते हैं, भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1963 को हुई, 15 दिसंबर 1980 को हुई या 15 दिसंबर 1963? और यहाँ पर 15 सितंबर क्या है 1963। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये दो ऑप्शन, ये 16 दिसंबर है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है। तो 15 दिसंबर 1963 को केंद्रीय विद्यालय संगठन केबीएस की स्थापना हुई। तो यह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ? तो 2018 में, 17 में, 16 में या 14 में? तो 2016 में। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा दोस्तों। यूजीसी की उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष और ये 1 वर्ष। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 3 वर्ष होता है यूजीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15, 20, 10, 12? तो 12 सदस्य होते हैं दोस्तों यूजीसी जो आयोग है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसमें टोटल 12 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 8 हैं या 10 हैं या फिर 6 हैं या ऑप्शन डी में लिखा है 5 हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके 6 कार्यालय कौन कौन से हैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ पर नॉर्थ जोन में है गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। और दूसरे इसमें लिखेंगे सेंट्रल जोन में जो है वो आपका भोपाल में है, ठीक है, भोपाल। और फिर इसके बाद साउथ ये हो गया, वेस्ट पश्चिमी में जो है पुणे में है, ये क्षेत्र जोन है इसके। इसके बाद आ जाएगा ईस्ट में जो है, ईस्ट रीजन में कौन सा है? ये है कोलकाता। अब यहाँ पर अब क्या होगा? साउथ में हैदराबाद, ठीक है, साउथ में क्या है दोस्तों? हैदराबाद। और इसके बाद उत्तर पूर्वी में है गुवाहाटी, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में क्या है? गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, ये 6 हो गए, कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है रीजन है इसके, क्षेत्रीय कार्यालय हैं। साउथ में क्या आ गया? हैदराबाद, नॉर्थ में गाजियाबाद, ठीक है, सेंट्रल में है भोपाल, वेस्ट में है पुणे, ठीक है, ईस्ट में है कोलकाता और नॉर्थ ईस्ट में है गुवाहाटी। ये 6 क्या हैं? कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं किसके? यूजीसी के। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? ठीक है, इसमें है सभी निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा, दूसरे ऑप्शन में है अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, तीसरे में है समृद्ध मनोदशा के लिए एक स्वस्थ भोजन, चौथे में है सभी के लिए शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। वो क्या लिखा है? सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये ध्येय वाक्य है सर्व शिक्षा अभियान। SSA का ध्येय वाक्य जो है वो क्या है? सभी के लिए शिक्षा। तो ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। SSA जो सर्व शिक्षा अभियान है किसी कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? इंपोर्टेंट है। पहला है अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ये पहला ऑप्शन सही है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय SSA शुरू हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन 36 है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, पहला है वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दूसरे में है 14 से 18 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, तीसरे में है दूरस्थ क्षेत्र के छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना। ये सभी उद्देश्य हैं दोस्तों किसके? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के। तो उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कौन से सही हैं दोस्तों। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह अभियान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी से चलाया जाता है, सही है एकदम। दूसरा स्टेटमेंट है, सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2000-2001 में शुरू किया गया था, तो दोनों कथन जो है सही हैं दोस्तों। इस हिसाब से ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निष्ठा, ठीक है, प्रारंभिक निष्ठा एक ऐप है दोस्तों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देता है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं हमें, मतलब कि 4 कथन दिए हैं, अब हमें बताना है क्या सही है। पहला है, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। दूसरा है, अपने कर्मचारियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है। या एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है। या चौथे में है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा सही है हमें बताना है। पहला सही है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों को बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय मिशन है। और इसके बाद तीसरा वाला सही है दोस्तों, एकीकृत शिक्षक शिक्षा द्वारा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा कब अपनाया गया? 27 दिसंबर 2010, 27 दिसंबर 2013, 5 जुलाई 2014 या 5 अप्रैल 2015। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 27 दिसंबर 2013। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, NSQF, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है, NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, दूसरे में लिखा है, दूसरे स्टेटमेंट में, NSQF के क्रियान्वयन का एक अप्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा की मध्य संचरण से है। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन जो कथन दूसरा है वो सही है, तो केवल 2 सही होगा यहाँ पर। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्न में से ERIC किससे संबंधित है? पहला है NCT, दूसरा NRF, तीसरा NCERT और चौथा क्या है यहाँ पर? NIPEA। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? NCERT से। ठीक है, अब इसमें इसका फुल फॉर्म आना चाहिए दोस्तों कि ERIC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? एजुकेशनल रिसर्च। आई का मतलब क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशनल। ठीक है, इंफॉर्मेशनल। सी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सेंटर। सी का मतलब क्या हुआ? सेंटर। एजुकेशनल रिसर्च इंफॉर्मेशनल सेंटर। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है NCERT से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 41 वाला क्या है? NCERT किस क्षेत्र में मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? वित्तीय सहायता के लिए कर रहा है, या विद्यालय संगठन के लिए कर रहा है, या पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सही है, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 42, NCTE का प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है, निदेशक होता है, समन्वयक होता है, या अध्यक्ष होता है? तो NCTE का प्रमुख जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। NCF 2005 के अनुसार शिक्षण की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक की भूमिका। ठीक है दोस्तों, शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला है अनुज्ञाप्रद, दूसरा सुविधादाता, तीसरा अधिकारी, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फैसिलेटर, सुविधादाता के रूप में जो है होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। शून्य पाठ्यचर्या क्या है? पहला है पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं, या पाठ्यचर्या जो छात्र नहीं सीखते हैं। तीसरे ऑप्शन में है दोस्तों पाठ्यचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य हों। अगला है भारतीय पाठ्यचर्या जो शून्य विधियों का उपयोग करती है। ठीक है,
शून्य विधियों का उपयोग करती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा, पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते हैं। एनसीएफ 2005 मुख्यतः किस पर आधारित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मानवतावाद पर, व्यवहारवाद पर, या संरचनावाद पर, या संज्ञानात्मक वाद पर? तो संरचनावाद पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति सबसे पहले कब अस्तित्व में आई? तो ये 1968 में आई दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप में असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश कौन सा है? तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ये ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन जो कि छात्रों को भौतिक रूप से असुविधा पैदा करेगा वो ऑप्शन कौन सा है? पहला है समीप की पाठशाला, ये तो सही है दोस्तों। अत्यधिक भारयुक्त बैग, यही गलत है। असुविधा जो है इसी से होगी बच्चे में। अगर रक्षा करने वाले पाठशाला के कर्मचारी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और उपर्युक्त सभी नहीं। अत्यधिक भारयुक्त बैग, ठीक है, यह असुविधा प्रदान करेगा किसको? छात्र को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अब बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन में। क्षेत्र में शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन और अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस को और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए टीचर के, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर उचित है? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन विद्यालय, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। कार्यभार में कमी, तो ये भी नहीं है दोस्तों। सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। टीचर ट्रेनिंग जितनी दी जाएगी तो उससे जो है क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस और स्किल डेवलप होंगी और टीचर को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा 48 क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने के लिए नियामक प्राधिकरण किसके पास है? ठीक है, मुक्त दूरस्थ शिक्षा के पास है, इग्नू के पास है, या मानव संसाधन के पास है, या विश्वविद्यालय के पास है? क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं एक बार। मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्राप्त करना, जो डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स है दोस्तों, उस कोर्स को मान्यता देता है मुक्त दूरस्थ शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, निर्देशन में मुख्यतः कौन कौन से काम होते हैं? ठीक है, जो निर्देशन है उसमें कौन कौन से काम होते हैं? पहला है संप्रेषण, नेतृत्व या योजना। दूसरे में है प्रेरणा, नेतृत्व या मनोरंजन। तीसरे में है संप्रेषण, नेतृत्व या प्रेरणा। चौथे में है संप्रेषण, नेतृत्व या दंडित करना, फिर कॉमा प्रेरणा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और लीडरशिप भी और मोटिवेशन भी। तो यहाँ पर दोस्तों निर्देशन के जो मुख्यतः काम होते हैं तो वो संप्रेषण, नेतृत्व और प्रेरणा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1964-66 के दौरान स्थापित शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुदालियर आयोग, यशपाल आयोग, राधाकृष्णन आयोग, या कोठारी आयोग? तो ऑप्शन डी सही है, कोठारी आयोग। 64-66 में जो बना था दोस्तों जो आयोग, उस आयोग का नाम है कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 52वां है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में रमसा के लिए केंद्र व राज्य सरकारों का जो योगदान सुनिश्चित किया गया है उसको हमें बताना है कि कितना कितना पार्टिसिपेट राज्य सरकार भी करेगी शिक्षा के लिए और कितना पार्टिसिपेशन कि कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो 50-50% ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ठीक है, किसके लिए? रमसा के लिए। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में सुनिश्चित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कि 50% राज्य सरकार खर्च करेगी शिक्षा के लिए और 50% केंद्र सरकार करेगी। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस की। 52 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप देखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों। और ये आज 5 यूनिट हमने, पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में डिस्क्रिप्शन वाले को पूरा मतलब थॉरोली हमने उसको पढ़ा था दोस्तों। बाद टाइम कम मिला तो इसके टाइम की कमी को देखते हुए फिर हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए। यूनिट 3rd 4th 5th मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं दोस्तों, तो आप उनको देखिए एक बार ज़रूर। जो है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आगामी 18 अगस्त को होने वाली LT परीक्षा के लिए सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।